यूट्यूब चैनल लर्न मोर फॉरएवर चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेबर लॉ। जी हाँ दोस्तों, लेबर लॉ इंडिया में आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लेबर हैं जो जॉब करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है। उसी के अकॉर्डिंग हम एक बेनिफिट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पेंशन। हाउ टू कैलकुलेट पेंशन फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप सभी ने सुना होगा पेंशन के बारे में कि पेंशन एक बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम इसके बारे में जानते हैं, पेंशन से रिलेटेड चीज़ें। आप लोगों ने पीएफ के बारे में सुना होगा कि पीएफ एक बेनिफिट होता है। यानी पीएफ के लिए आपने सुना होगा कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी मान लीजिए 15,000 उसकी सैलरी, तो उसमें सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है और एक पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर मतलब होता है कर्मचारी का ऑनर होता है, एम्प्लॉई का मतलब होता है कर्मचारी होता है जो कंपनी में वर्क करता है। तो कह रहा है कि उसके फ्यूचर के लिए कुछ बेनिफिट दिया जाता है। यानी एम्प्लॉयर क्या करता है, 12% जितना उसकी सैलरी है, मान लीजिए उसकी सैलरी 14,000 पे है, 10,000 पे जो भी है, उसकी सैलरी का 12% क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है ईपीएफ अकाउंट में। इसको बोलते हैं एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। और उतना ही हिस्सा कौन करता है, एम्प्लॉय भी करता है अपनी सैलरी से। यानी अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 पे है तो एम्प्लॉयर की सैलरी में से 12% जो भी अमाउंट आएगा वो डिडक्ट कर लिया जाता है और पीएफ ऑफिस में जमा कर दिया जाता है। तो आपने यहाँ देखा कि जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है उतना एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पीएफ के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि पीएफ रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, एक इकट्ठा अमाउंट वो निकाल सकता है एम्प्लॉय, ताकि वो अपनी जो रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ होता है उसको अच्छे से जी सके। तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर पेंशन की बात करते हैं। बहुत हमारे पीएफ के बारे में एक बेसिक नॉलेज था। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 1995 में एक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम आया था। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 12% विच गोज डायरेक्टली टू पीएफ। ठीक है। कह रहा है कि एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट करता है, यानी आपकी सैलरी में से जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा और वो सीधे पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। एंड ही डज नॉट पे एनीथिंग फॉर पेंशन एंड इडली। यानी अगर एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी से 12% कट जाता है तो वो सीधे पीएफ अकाउंट में चला जाता है। और वह ही डज नॉट पे, और वह कुछ भी पे नहीं करता है एनीथिंग फॉर पेंशन एंड इडली। पेंशन का मतलब होता है कि पेंशन कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाता है तभी आपको रिटायरमेंट के बाद वो बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता है और ना ही इडली में कोई कंट्रीब्यूशन करना होता है। इडली के बारे में भी आपको पता होगा। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस एक तरह से एक इंश्योरेंस होता है जिसमें भी एम्प्लॉय का कोई योगदान नहीं होता है। यानी अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो जो भी आपकी सैलरी से डिडक्ट अमाउंट होगा वो सीधे आपके पीएफ अकाउंट में जाएगा। लेकिन आपको इसके पीएफ के अलावा आपको पेंशन स्कीम और इडली में 1 रुपये भी आपको योगदान नहीं देना है। ये सारा कुछ आपका एम्प्लॉयर देगा। तो चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं। कुछ हमारे पास एप्लीकेबिलिटी बता रखा है, कुछ लिमिट बता रखा है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ हिस्ट्री आपको दिखा रखा हूँ कि पहले क्या सिचुएशन था। यानी अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ कि 1/11/1952 को पीएफ एक्ट आया था और इसमें क्या हुआ था, 31/5/1957। यानी स्टार्टिंग में जो 300 रुपये जिसकी सैलरी होती थी उसका पीएफ डिडक्ट होता था। ठीक है। और अभी ये लिमिट कितना है, अभी ये लिमिट है 15,000 रुपये। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये तक है तो आपकी सैलरी में से पीएफ डिडक्ट होगा। ठीक है। 12% डिडक्ट होगा। लेकिन लिमिट क्या याद रखना आपको, 15,000 रुपये। अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो आपके सैलरी में से पीएफ डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्वेच्छा से पीएफ डिडक्ट करवाना चाहते हो, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी में से पीएफ डिडक्ट हो तो आप करवा सकते हो। लेकिन जो डिडक्शन होगा, जो सैलरी में से पैसे काटे जाएंगे 12%, वो सिर्फ 15,000 तक ही काटे जाएंगे। ये तो था एक बेसिक नॉलेज। अब आगे इसमें बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने पढ़ा था, फिर से एक बार पढ़ते हैं। एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट, यानी अगर आपकी सैलरी से 12% डिडक्ट हुआ है तो उतना ही अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी देगा। ठीक है। ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी, यानी जो एम्प्लॉयर होता है जो 12% कॉन्ट्रीब्यूट करता है किसकी सैलरी का, एम्प्लॉय की सैलरी का। फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट, वो अपने पॉकेट से कुछ अमाउंट डिपॉजिट करता है पीएफ अकाउंट में।
बट दिस मनी डज नॉट गो टू कम्प्लीटली टू प्रोविडेंट फंड। अभी मैंने आपको बताया था कि 12% आप अगर दोगे, आप एक एम्प्लॉई हो, तो उतना ही अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी देगा, लेकिन जो वो एम्प्लॉयर देगा वो कम्प्लीटली जो 12% है वो प्रोविडेंट फंड में नहीं जाएगा। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो, इसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपका जो 12% है वो डायरेक्ट पीएफ अकाउंट में चला जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो इसके दो डिवीजन होते हैं। पहला होता है 8.33% गोज टू पेंशन। आपका 8.33% कहाँ चला जाएगा? पेंशन अकाउंट में। किसके कंट्रीब्यूशन का? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। और जो सेकेंड पार्ट है वो है 3.67%, वो जाएगा पीएफ अकाउंट में, यानी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कि आपके पीएफ अकाउंट में कितने अमाउंट जाता है, तो 12% आपका हो गया और 3.67% किसका हो गया? एम्प्लॉयर का हो गया। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, इट मीन्स टोटल मनी गोइंग टू प्रोविडेंट फंड इज नॉट एग्जैक्ट डबल ऑफ 12%। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12% आप एम्प्लॉय देगा और 12% एम्प्लॉयर देगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट ये नहीं कि उसका डबल होता है, एग्जैक्ट अब आपके सामने यहाँ पर आया है, इट इज ओनली 15.67%। 12% तो हो गया आपका और 3.67% किसका हो गया? एम्प्लॉयर का। और जो 8.33% जाएगा वो पेंशन स्कीम में जाएगा। तो दोस्तों आज आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। जो हमारा जो टॉपिक है आज उसका नाम है पेंशन, कि हमें पेंशन कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप एक एम्प्लॉई हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा दोस्तों। अगर आपके आसपास भी कोई एम्प्लॉई है तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं कि पेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब पेंशन सबको पता ही है कि रिटायरमेंट के बाद एवरी मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट उसको दिया जाता है, उसे बोलते हैं पेंशन, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। चलते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए मैं लिखा है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड। जिस तरह से कोर्ट में बोला जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट, किस तरह हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर कवर किया है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, योर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड इन योर ईपीएस। आपका जो एम्प्लॉयर है वो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना करता है ईपीएस में? 8.33%। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉई पेंशन स्कीम। ठीक है, ये क्या होता है? बेसिक और डीए का होता है। बेसिक सैलरी, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी है 10,000 रुपये और आपको डीए मिलता है 1000 रुपीज़, 11,000। तो जो आपका सैलरी होगा उसका 8.33% वो कंट्रीब्यूट करेगा ईपीएस अकाउंट में। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि 15,000 से ज़्यादा उसका लिमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 15,000 से ज़्यादा उसकी सैलरी है तो अगर वो उसकी इच्छा है तो वो ईपीएफ में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन उसका जो डिडक्शन होगा सिर्फ 15,000 रुपीज़ तक होगा। और एक चीज़ और यहाँ प्लस पॉइंट है दोस्तों, क्या है? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 1.616 ऑफ योर बेसिक और डीए। सबसे अच्छी बात क्या है कि एम्प्लॉयर तो आपको देगा ही 8.33% आपकी सैलरी यानी बेसिक और डीए का, उतने में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी कंट्रीब्यूट करती है 1.16 ऑफ योर बेसिक और डीए। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 9 पॉइंट लगभग 9.5% ये आपके सामने आएगा। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता चल गया कि आपको ध्यान रखना है कि सैलरी लिमिट 15,000 रुपये और ईपीएस में आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। आपका एम्प्लॉयर देगा 8.3% और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपको देगी 1.16%। अब चलते हैं आगे। लेकिन यहाँ पर एक कुछ पॉइंट और है जो आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको पेंशन का बेनिफिट लेना है ना तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम ध्यान रखते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप देखते हैं। However, pension amount comes only in contribution service is provided for 10 years with the same employer। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पेंशन का बेनिफिट अगर आपको लेना है तो आपको एक ही एम्प्लॉयर के अंडर आपको 10 साल तक लगातार काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लिख रखा ना, कंट्रीब्यूशन सर्विस इज प्रोवाइडेड फॉर 10 ईयर्स विद द सेम एम्प्लॉयर। जिस एम्प्लॉयर के अंदर आप जॉब कर रहे हो उसी के अंदर आपको 10 साल काम करोगे, तभी आप जब रिटायर होगे तो आपको एवरी मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट पेंशन के रूप में मिलेगा। और देखिए सेकेंड पॉइंट क्या महत्वपूर्ण है, वो है व्हेन एन एम्प्लॉई चेंज हिज जॉब। जब एम्प्लॉई अपने जॉब को चेंज करता है यानी जॉब को वहाँ छोड़ देता है, कहीं और पे जॉब करने लगता है, तो लिखा हुआ देखिए विदाउट कंप्लीटिंग 10 ईयर्स। अगर उसने किसी एम्प्लॉयर के अंडर
बिना 10 साल कंप्लीट किए अगर जॉब को वो छोड़ देता है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका पीएफ था 12% और एम्प्लॉयर का था 3.67%, यानी अगर ओवरऑल हम बात करते हैं 15.67%, देन 8.3 से जो आपके ईपीएस में वो गया था वो क्या होगा, और पेंशन गेट्स फॉरफिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आपने कहीं पे जॉब बिना 10 साल कंप्लीट किए छोड़ दिया, तो जो पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन किया था आपके एम्प्लॉयर ने, वो फॉरफिट कर लिया जाएगा किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर आप कहीं जॉब करते हो और पेंशन लेना चाहते हो तो कम से कम आपको 10 साल तक जॉब वहां पर करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। अब चलते हैं आगे एक स्लाइड में। तो हम यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखते हैं, इसका फॉर्मूला आखिर है क्या। दोस्तों बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे जिनको पेंशन तो पता है क्या होता है, लेकिन उनको ये फॉर्मूला नहीं पता होता कि हम पेंशन कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आप भी अपनी सैलरी का ईपीएस निकाल सकते हो, यानी पेंशन आप निकाल सकते हो कि आपको आने वाले समय में कितना पेंशन मिलेगा, या आपके घर में कोई आपके पेरेंट्स हैं अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप यहाँ पर ये ईपीएस निकाल सकते हो। तो ये वीडियो को अगर आप ये ईपीएस के फॉर्मूले को सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए क्या, पहले वो देखते हैं। ईपीएस इक्वल टू एवरेज बेसिक पे, इसको हम बोल सकते हैं एवरेज पेंशनेबल इनकम मल्टीप्लाई सर्विस पीरियड ईयर्स डिवाइड बाय 70। आपको यहाँ पे देखिए 3 कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहला कंपोनेंट क्या कह रहा है कि आपको एवरेज बेसिक पे निकालना है। वो कैसे निकालना है हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। और सर्विस पीरियड आपने कितने समय तक आपने वहाँ पर जॉब किया है, और डिवाइड बाई 70 एक कंपोनेंट है जो आपको ऑलरेडी फॉर्मूले में दिया गया है। अब चलते हैं आगे की स्लाइड में। यानी सबसे पहले हम सीखते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है आपके पास एवरेज बेसिक पे। आखिर एवरेज बेसिक पे होता क्या है, कैसे निकालते हैं, आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। तो मैं पहले कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है एवरेज बेसिक पे। तो एवरेज पेंशनेबल इनकम अगर आप इसको बोल सकते हैं तो वो भी कोई गलत नहीं होगा। तो इसका मतलब देखिए होता क्या है, इट मीन्स एवरेज सैलरी ऑफ प्रीवियस 5 ईयर्स। यानी आपको पिछले 5 सालों का, यानी जब आपने जॉब छोड़ा है, जिस दिन आपकी रिटायरमेंट हुई है, उसके पिछले 5 सालों तक आपकी एवरेज सैलरी क्या रहा है। या इसको और में इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट मीन्स एवरेज सैलरी ऑफ प्रीवियस 60 मंथ, पिछले 60 महीने का। देखिए दोनों तो बात बराबर ही है, अगर आप 5 ईयर्स बोलो या फिर लास्ट 60 मंथ बोलो, उसका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा पिछले 5 ईयर्स का। ये तो हमने सीख लिया पहले कंपोनेंट के बारे में कि एवरेज बेसिक पे कैसे निकलता है, यानी पिछले 5 सालों का आपको वो निकालना है एवरेज सैलरी। चलते हैं आगे स्लाइड में। सेकेंड कंपोनेंट जो हमारे पास था कि सर्विस ईयर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपने यहाँ पे देखा था ये सर्विस पीरियड, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। तो सर्विस पीरियड में क्या होता है कि अगर आपने किसी कंपनी में 20 साल 15 साल जो भी जॉब किया, लेकिन कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखिए पढ़ते हैं। 2 years additional will be counted if your service is 20 और more than year। यानी अगर आपने किसी कंपनी में 15 साल काम किए तो 15 साल से कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी में 20 या उससे ज़्यादा ईयर्स अगर आपने जॉब कर लिया है तो आपको 2 ईयर्स क्या मिलेगा, एडिशनल मिलेगा, बोनस मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहला पॉइंट में लिखा कि अगर 21 ईयर्स किसी ने जॉब किया है, देन 21 + 2 क्या होगा, बोनस ईयर उसमें ऐड हो जाएगा। यानी जो कैलकुलेशन होगा वो 23 ईयर्स से होगा। ठीक है। और अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी ने 33 ईयर्स जॉब किया तो उसमें 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा, तो 35 ईयर्स क्या होगा, वो कैलकुलेशन में शामिल होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि 35 ईयर्स से मोर देन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट है। अगर किसी ने 37 ईयर जॉब किया है ना दोस्तों, तो सिर्फ 35 ईयर से उसमें काउंट होगा। देखिए बी में मैंने लिख रखा है ना, सर्विस ईयर लिमिट इज 35 ईयर, सिर्फ 35 ईयर से आपको लेना है। तो हमने दोनों कंपोनेंट कर लिया, और थर्ड कंपोनेंट आपको पता है कि 70 से डिवाइड होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने मैक्सिमम के बाद लिख रखा, आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि जो इसकी लिमिट है वो कितना है, 15,000। यानी अगर आप पीएफ डिडक्ट करवाना चाहते हो तो 15,000 तक आपकी लिमिट होगी। लेकिन अगर ज़्यादा है तो मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 तभी डिडक्ट करवा सकते हो, लेकिन 15,000 पे ही होगा। सर्विस पीरियड कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने 20 साल जॉब किया तो 2 साल आपको बोनस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 35 से ज़्यादा किया तो वो काउंट नहीं होगा। अगर आपने 40 साल जॉब किया है ना दोस्तों, तो आप जब ईपीएस की कैलकुलेशन करोगे तो सिर्फ 35 ईयर्स ही काउंट किया जाएगा। यानी अगर हम ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशन बात करते हैं, अगर किसी की सैलरी 15,000 है
उसने 35 साल जॉब किया, तो लगभग मैक्सिमम 7,500 रुपये पर मंथ आपका ईपीएस बन जाएगा। यानी जब आप रिटायर होगे तो हर महीने आपको 7,500 रुपये अमाउंट मिलेगा। और देखिए करंटली में लिख रखा मैंने, ये हो गया मैक्सिमम की बात। मिनिमम की बात क्या है? करंटली द मिनिमम मंथली पेंशन डेट एन इंडिविजुअल बी रिसीव आफ्टर हिज और हर रिटायरमेंट थ्रू ईपीएस स्कीम 1000। मिनिमम कितना है दोस्तों? 1000। मैक्सिमम कितना निकलेगा? 7,500। तो उम्मीद है आपको ये पूरे कंपोनेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं आगे। तो एक हम एग्जाम्पल लेकर इसको सीखते हैं। मैंने यहाँ के एक इलस्ट्रेशन करते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं दोस्तों, तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिस्टर विकास शर्मा वर्किंग इन RSPL लिमिटेड फ्रॉम जैन 2005 टू जैन 2015। एक मिस्टर विकास शर्मा है जिन्होंने RSPL कंपनी में जॉब किया 2005 से लेकर 2015 के बीच में। और दोस्तों पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि कितने साल उसने जॉब किया। तो अगर आप यहाँ से काउंट करोगे जैन 2005 से लेकर जैन 2015 तक, तो आपके पास कितना आ जाएगा? टोटल 10 ईयर्स आएगा। क्योंकि यहाँ पर जैन 2015 शामिल नहीं होगा, काउंट नहीं होगा, क्योंकि उस दिन तो स्टार्टिंग हुआ है। हिज सैलरी रुपीज 14,500। उसकी सैलरी कितना है दोस्तों? 14,500। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट पेंशन। एक हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है जिसमें इसका जो वर्किंग पीरियड है वो कितना है? 10 ईयर्स। ठीक है, उसकी सैलरी है 14,500। तो सबसे पहले हमें यहाँ फॉर्मूला में लिख रखा है ईपीएस का एवरेज बेसिक पे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके कंपोनेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो दोस्तों इसका जो सैलरी है वो 14,500। अगर आप पिछले 5 सालों का एवरेज अगर निकालोगे तो 14,500 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट तो नहीं हुआ ना। कह रहा है कि जब से उसने जॉब किया उसकी सैलरी 14,500 है। तो आप अगर इसका एवरेज निकालोगे तो उतना ही निकलेगा। यानी एवरेज निकालने के बताता हूँ कैसे करना है। कि 14,500 को एक महीने का है, तो मैंने क्या बोला? पिछले 60 महीने का। तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और क्या कर दोगे? 5 से डिवाइड कर दोगे, तो उतना ही आंसर आपका आएगा दोस्तों, 14,500। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट। ईपीएस इक्वल टू, तो एवरेज बेसिक पे कितना आ गया दोस्तों? 14,500। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम करेंगे 10 ईयर्स से। अगर आप इसको जनवरी से लेकर जनवरी 2015 तक काउंट करोगे तो 10 साल ही आएंगे। और इसको डिवाइड करेंगे 70 से। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2071, 2071 रुपये पर मंथ। यानी अगर कोई व्यक्ति मिस्टर विकास शर्मा अगर रिटायर होंगे तो उनको 2071 रुपीज़ उनको पर मंथ पेंशन मिलेगा। अब दोस्तों चलते हैं एक सेकेंड कंडीशन में। इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मिस सृष्टि इज वर्किंग इन पार्ले एग्रो। मिस सृष्टि है जो पार्ले एग्रो में वर्क कर रहे हैं, कब से? लास्ट 25 ईयर से दोस्तों। एंड सैलरी उनका कितना है? 19,000। फाइंड आउट द पेंशन अमाउंट। बिल्कुल उसी की तरह से करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्यों लिया है? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही 25 ईयर से इन्होंने जॉब किया है, तो जो इनकी कैलकुलेशन होगा वो कितने से होगा? 27 से। तो करते हैं ईपीएस इक्वल टू, अब देखिए एवरेज कितना है? मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम कितना लेना है आपको? 15,000। यहाँ पर सैलरी कितना है? 19,000 रुपये। तो मैंने आपको देखा स्टार्टिंग बता रखा ना कि 15,000 ज़्यादा आपको नहीं लेना है, तो हमने 15,000 लिया। कितने ईयर्स जॉब इन्होंने किया है? तो आपको पता है 25 ईयर्स यहाँ पर हमने लिया है, और इसमें 2 ईयर्स बोनस ऐड करेंगे, 27 हो जाएगा, और इसको 70 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इतना, यानी 5,786 रुपये, यानी 5,786 पर मंथ आपकी पेंशन मिलेगा। यानी अगर मिस सृष्टि की बात करें तो इनको 5,786 रुपये हर महीने इनको पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा, 2 पॉइंट आपने देखा कि अगर सैलरी 19,000 है ना, लेकिन आपको लेना है 15,000। अगर 15,000 का आप पिछले 5 सालों का निकालोगे एवरेज, तो 15,000 ही आएगा। और सेकेंड पॉइंट क्या था कि 25 ईयर से 2 साल इसको बोनस के रूप में दे देंगे। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और हमने लिया है। अब यहाँ पर लेते हैं हम सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में। मिस्टर राकेश वर्किंग इन PQR लिमिटेड फ्रॉम 2000 टू 2020। 2000 से लेकर 2020 तक इन्होंने जॉब किया। टोटल कितना हो गया? 21 ईयर्स। एंड हिज सैलरी वॉज रुपीज 2000 टू 2017। यानी इनका जो सैलरी था वो 2000 से लेकर, जब इन्होंने जॉब ज्वाइन किया था 2017 तक इनका सैलरी था 11,500 पर मंथ। एंड आफ्टर 2017, 2017 के बाद हिज सैलरी वॉज 13,500। फाइंड आउट पेंशन अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए एक और नया पॉइंट क्या लिया, यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, तो अलग तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे एवरेज। कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि आपको पता है पिछले 5 सालों का लेना है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 2017। 2017 के बाद का मतलब 2018, 19 और 20। तो आपको 3 ईयर्स का कितना है लेना है? इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और पिछले 2 साल का और अगर हम लेते हैं तो 13,500। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं।
तो अगर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 12,700 रुपये। इनका एवरेज बेसिक पे आ गया। तो आप तो यहाँ पर सिंपल हो गया, इसके बाद आराम से आप निकाल सकते हो। ईपीएस इक्वल टू 12,700 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 23 से, क्योंकि यहाँ से अगर आप काउंट करते हो तो 21 ईयर्स आते हैं, उसमें से 2 ईयर्स आपको बोनस ग्रुप में लेना है और इसको 70 से डिवाइड करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 4,176, यानी 4,173 रुपये राकेश को मिलेगा जब ये जॉब छोड़ेंगे, जब ये रिटायर हुए, यानी आप इनका मंथली जो पेंशन बना है वो बना है 4,173 रुपये। एक लास्ट यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने जॉब, यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको पता है 2014 से पहले, ठीक है 2000, यानी आप यहाँ देख सकते हो कि 1 सितंबर 2014 से इसकी सैलरी लिमिट कितना हो गया, 15,000, और इसके पहले कितना था, 6,500। तो अब यहाँ पर एक प्रो राटा आता है। प्रो राटा का मतलब क्या होता है, कुछ यहाँ पर चेंजेस होगा। प्रो राटा क्या कहता है, देखिए अकॉर्डिंग टू सितंबर 2014 अमेंडमेंट, एवरेज बेसिक सैलरी, जो आपको पता है 2000 सितंबर 2014 के अनुसार जो सैलरी का वो लिमिट है कितना होना चाहिए, 15,000 बेसिक और डीए का। लेकिन लिख रखा है बिफोर सितंबर 2014 एवरेज बेसिक सैलरी बेसिक प्लस डी इज नॉट मोर देन 6,500, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि 2014 के पहले 6,500, 2014 के बाद 15,000 जो अभी तक चल रहा है वर्तमान में। तो अगर इसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल हम लेते हैं तो क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2014 का जो अमेंडमेंट ने ये कहता है कि इसकी सैलरी 15,000 तक होगी, उसी को पेंशन यानी पीएफ जो भी आप इसको कह सकते हो उसको डिडक्ट होगा। लेकिन सितंबर 2014 के पहले कितना था, 6,500, यानी आप यहाँ कह सकते हो कि पीएफ के लिए भी 15,000 लिमिट है और पेंशन के लिए 15,000, लेकिन 2014 के पहले दोनों 6,500 था। 6,500 आपका पेंशन भी था और 6,500 आपका पीएफ का भी था। अब इसको देखते हैं। इफ अ पर्सन ज्वाइन अ फर्म ऑन 1 सितंबर 2005, एक व्यक्ति ने 1 सितंबर 2005 को कंपनी ज्वाइन किया, एज ऑन 1 सितंबर 2018, 2018 को रिटायर होना चाहता है, रिटायर हो गया, या फिर वो जानना चाहता है, want to know about his average pensionable salary of 5 years, वो ये जानना चाहता है कि एवरेज पेंशनेबल सैलरी कितना है, मतलब 5 साल का कितना वो आएगा, और साथ ही साथ ये पता करना चाहता है कि उसको कितना पेंशन का अमाउंट मिलेगा जब वो रिटायर होगा। ईयर्स हिज सैलरी इज कितना, उसकी सैलरी कितना है, 17,000 पर मंथ इन करंट टाइम। यानी एक पर्सन है जो ये जानना चाहता है, 1 सितंबर 2018 को ये जानना चाहता है कि जब वो रिटायर होगा तो उसको कितना पेंशन मिलेगा, और साथ ही साथ उसको एवरेज पेंशनेबल सैलरी कितना निकलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसकी सैलरी कितना है, 17,000 रुपये। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो प्रोराटा का केस था। अब देखिए पिछले 4 साल, पिछले 5 साल चलिए, तो अगर हम 1 सितंबर 2018 से पिछले 5 साल अगर आप चलते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप 1 सितंबर 2018 से पहले बैक चलो तो 2017 1 साल, 2016 2 साल, 2015 3 साल, 2014 4 साल। तो कह रहा है पिछले 4 साल तक कितना लिमिट था, 15,000। 15,000 हमने ले लिया। जैसे ही सितंबर 2014 से पीछे जाएगा तो इसका लिमिट आ जाएगा 6,500। आपको पता है यहाँ 17,000, लेकिन मैंने 15 क्यों लिया, क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट 15,000 ही है, और सितंबर 2014 के पहले कितना था, 6,500। इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना, वांट टू नो अबाउट हिज एवरेज पेंशनेबल इनकम, एवरेज पेंशनेबल सैलरी कितना है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 13,300। तो अब दोस्तों अभी तो बिल्कुल सिंपल होगा, आप इसके कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है पहले से ही, और ईपीएस क्या हमारे पास आ जाएगा 13,300 जो हमारे पास आया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, इसको करेंगे हम लोग, अब एक बार देख सकते हो कितने ईयर्स, ये हमने देखा नहीं। तो अगर आप 1 सितंबर 2005 से अगर 2018 तक काउंट करोगे तो आपका आएगा 13 ईयर्स ही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 13 से और डिवाइड कर दिया 70 से, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2470 पर मंथ, यानी 2,470 रुपये पर मंथ उनको पेंशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपकी वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आपको अच्छे से बिल्कुल नोटिफाई क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, मैंने यहाँ कुछ सवाल आपको दे रखे हैं, इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।